बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर की प्ले नंबर सेकंड है, विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। और विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट के करेक्टर से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपको। और इसके अलावा ये प्ले किस बारे में है, इसकी समरी क्या है, या इस प्ले में हम क्या कुछ सीखेंगे, प्ले लिखने का मकसद, इसका मैसेज क्या है, और कौन कौन से करेक्टर है इसमें, कौन सा करेक्टर क्या करता है, हल्का फुल्का तारफ़ आपको स्टार्टिंग में करवाऊंगा। फिर आपको प्ले को मैं बाकायदा तौर पे इसकी रीडिंग करना शुरू करूँगा। तो विज़िट कहते हैं सैर को। किसी किसी जगह पे आप विज़िट करते हैं, किसी जगह पे आप सैर के लिए जाते हैं, किसी जगह पे जाने को विज़िट कहते हैं। टू अ स्मॉल प्लैनेट, एक छोटे से प्लैनेट पे विज़िट जो है, छोटे से प्लैनेट पे सैर, ये इसका टाइटल है। और टाइटल को अगर डिफ़ाइन करूँ तो इसे जो इसका जो राइटर है विडाल, अब विडाल राइटर ने इसको लिखने का मकसद उसे जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, जो आगे आने वाली, अभी अगर 2023-24 चल रहा है, तो फिर जो आगे आने वाली नस्ल है, तो राइटर का ये लिखने का मकसद ये है कि हमारी जो अगली नस्ल है, तो वो हमसे ज़्यादा एडवांस होगी। जिस तरह हम जो है अपनी पिछली सदी वालों से ज़्यादा एडवांस है, इस तरह हमारी जो आगे आने वाली सदी है वो हमसे ज़्यादा एडवांस होगी। अब हम जो है, हमारे पास फ्लाइंग कार्स हो सकता है, अभी तक नहीं है। हम खला में नहीं जा सकते। जो खला में तो वैसे तो साइंटिस्ट जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उनके होते हैं, उन्होंने अपने स्पेसशिप भी भेजे हुए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन एक आम इंसान की रसाई खला पे मुमकिन नहीं है। लेकिन ये जो प्ले है ये एडवांस साइंस के बारे में है कि हमारी जो आगे आने वाली नस्ल है, हमारी जो आगे आने वाली उम्मत है, हमारी जो आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है, वो जनरेशन हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस होगी। और ऐसा भी है कि हम जो अपनी ज़ुबान में, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, हमारी फिर भी किसी न किसी जगह पे कमी रहती है। हमारी ज़ुबान इतनी सिविलाइज्ड नहीं है, हम इतना अच्छा बोलते नहीं हैं, हमारे इखलाक अच्छे नहीं हैं। तो हो सकता है आने वाली जो नस्ल है हमारी, वो मोर सिविलाइज्ड हो, वो पंक्चुअल भी हो, वो हमसे ज़्यादा एडवांस हो। इसी बात को राइटर ने इस पूरे प्ले में डिस्कस किया है। और जो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी बातें उसने रिप्रेजेंट की हैं। जो नई जनरेशन है, जो आने वाले वक्त में जो एडवांस होगी, जिसके पास हमसे ज़्यादा इक्विपमेंट होंगे, जो खला में आसानी से जा सकती है, किसी जगह पे घूम सकती है, ये उसको रिप्रेजेंट किया क्रिटॉन के थ्रू। क्रिटॉन अब कुछ ऐसे है कि ज़मीन पे जो प्लैनेट है, हमारा जो ज़मीन प्लैनेट है, इस पे किसी और जगह से, किसी और प्लैनेट से, दुनिया में किसी और जगह से, किसी भी, अब राइटर ने जगह डिफाइन नहीं की, लेकिन कहीं और से एक शख्स आता है, एक हमारे लिए जो एलियन है, एलियन हर वो होता है वो चीज़ जो ज़मीन की ना हो, जो खला से आई हो। अब क्रिटॉन एक एलियन होता है जो कि किसी बाहर से आता है। अब कहाँ से आया है, इसको राइटर ने डिफाइन नहीं किया कि वो कहाँ से आया है, कहीं बहुत दूर की दुनिया से आया है, और उसने आके ज़मीन पे विज़िट किया है। अब ज़मीन के लोगों को उसने कैसा पाया, ज़मीन पे उसका विज़िट कैसा था, ज़मीन पे उसने आके क्या कुछ देखा, किन से मिला, किस तरह का उसके साथ बिहेव किया गया। और क्रिटॉन आपको बताया जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो एडवांस जनरेशन है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको रिप्रेजेंट करता है कि हमारी आने वाली अगली नस्ल कैसी होगी। अब जिनके यहाँ आता है उनमें जो बाकी करेक्टर्स आपको बताया, क्रिटॉन उसमें एक एलियन है जो कि ज़मीन पे विज़िट करता है, बाहर से आता है। फिर उसके बाद रॉजर स्पेल्डिंग है और मिसिस स्पेल्डिंग है। रॉजर स्पेल्डिंग एक टीवी न्यूज़ कास्टर है, टीवी पे कमेंट्री करता है, टीवी पे न्यूज़ ये देता है लोगों को, ठीक है, न्यूज़ कास्टर है, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। इस तरह मिसिस स्पेल्डिंग जो है ये इनकी वाइफ है, और एलन जो है दरमियान में, ये इनकी बेटी है। ये तो एक फैमिली मेम्बर का जो हल्का सा स्केच हो गया कि रॉजर स्पेल्डिंग टीवी कमेंटेटर है, इसी तरह मिसिस स्पेल्डिंग उसकी वाइफ है, एलन उसकी बेटी है। फिर उसके बाद आते हैं निचले चैप्टर, जो निचला करेक्टर है उसमें जॉन रेडडॉल्फ है।
अब जॉन रैंडॉल्फ जो है ये एलन का ये फियांसे है, एलन का मंगेतर है ये, ठीक है। ये 4 कैरेक्टर जिसको इंट्रोडक्शन में आपको करवाया। फिर उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास जनरल पार्स का कैरेक्टर आता है जनरल पार ये आर्मी में जनरल है, इसका बेसिकली नाम पावर्स है। अब आर्मी में जनरल है इसलिए इसके साथ जनरल लिखा हुआ है। तो ये कैरेक्टर जो जनरल पावर्स का कैरेक्टर है ये काफ़ी रूड भी है, अपनी लैंग्वेज के लिहाज से बड़ा अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करता है, गाली गलौज वाली लैंग्वेज यूज़ करता है। और जिस तरह मैं आपको बताया कि क्रीटन जिस तरह जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, इसी तरह जनरल पावर जो है ये हमारी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग किस तरह के हैं, हम किस तरह दूसरों के साथ, हम जो स्ट्रेंजर्स को देख लेते हैं, जो अजनबी को देख लेते हैं, हम उसके साथ किस तरह बिहेव करते हैं। जबकि क्रीटन जो है ये हमारी जो अगली नस्ल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों को आपने याद रखना है। फिर बाकी ऐड आता है। अब ऐड जो है ये इसी का नायब है क्योंकि ये जनरल है। अब जनरल के अंडर काम करता है ऐड जो है ये इसी का नायब है, ठीक है। अब जो बाकी करेक्टर है ना ये करेक्टर इंपॉर्टेंट है, इसका हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन इस विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट जो प्ले है इसके अंदर होगा, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन ही होगा। बाकी उम्मीद करता हूँ करेक्टर से आप इंट्रोडक्शन आपका हो चुका होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला प्ले स्टार्ट करते हैं। प्ले में जो रहती कसर है वो आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। तो जिस तरह मैं आपको बताया एक एलियन का ज़मीन पे विज़िट करना और ज़मीन पे विज़िट करने के बाद उसके साथ किस तरह का बिहेवियर होता है, क्या कुछ उसके साथ हैपनिंग होती है, उस सारे को जो गौरे विडाल है इसने हमारे सामने लाया। तो करेक्टर जो प्ले का मैंने आपको बताया हुआ कि प्ले नंबर 1 में बताया कि एक ड्रामा होता है जो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें एक सीन होता है, इसमें सीनरी होती है कि स्टेज को उस सीनरी के मुताबिक सेट किया जाता है। जिस तरह प्ले नंबर 1 आपने सुना है तो उसमें बस स्टॉप का एक सीन था। इसी तरह प्ले नंबर 3 आपने उसने दोपहर वाला सुना है तो उसमें एक बार्बर शॉप का सीन दिखाया गया था। जो कुछ भी हैपनिंग होती है वो बार्बर शॉप में होती है। बिल्कुल ऐसे ही जो ये हैपनिंग है अब उसका सीन किस तरह का है उसका हम देखते हैं। विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट जो प्ले है इसका सीन राइटर ने क्या कुछ बयान किया है। तो कहते हैं कि द नाइट स्काई स्टॉक शॉट जो है वो इक्विपमेंट वगैरह सीनरी के बारे में ही है। तो नाइट स्काई रात का मंजर है, रात का आसमान आपको नज़र आएगा, स्टार्स आपको नज़र आएंगे। फिर उन्हीं स्टार्स में देन स्लोली आसमान साफ दिखाया गया, सितारों भरा आसमान है। फिर आहिस्ता से अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस आपने कभी शाबे साकब देखा होगा कि जो आसमान में टूटा तारा जिसे हम कहते हैं, तो टूटा तारा नज़र आता है। तो एक तारा जो एक धूम की तरह नज़र आता है और फिर कुछ सेकंड के नज़र आने के बाद वो गायब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये भी वही चीज़ दिखाने लगे हैं कि लुमिनस स्लोली आहिस्ता से लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस कहते हैं जो शाइनी होता है, जो ग्लोइंग होता है, जो शाइन करने वाला होता है, जो चमकने वाला होता है। अ लुमिनस ऑब्जेक्ट आर्क्स इनटू व्यू, आर्क इनटू व्यू एक लुमिनस सा ऑब्जेक्ट, एक शाइन करने वाली एक चीज़ नज़र आती है। जैसे तारे हैं तो इस तरह करके एक तारा नज़र आता है, इस तरह करके एक तारा आर्क इनटू व्यू ये आर्क बनाता है। इसे आर्क कहते हैं, ये जो गोल सी बनाई है। अब एक तारा जो कि यहाँ से उनको नज़र आता है और यहाँ से जाते जाते वो यहाँ पे चला जाता है, ऐसे करके आर्क इनटू व्यू आर्क बनाता है, सर्कल सा बनाता है। एज इट इज़ ओपान ऑलमोस्ट ओपान अस, ऐसे जैसे कि बिल्कुल हमारे ऊपर उसने सर्कल बनाया। फिर अब ये सर्कल उसने बनाया, सर्कल बनाने के बाद डिजॉल्व टू द लिविंग रूम ऑफ स्पेल्डिंग हाउस इन मैरीलैंड। एमसीक्यूज में आप याद रखना जो मिसिस स्पेल्डिंग जो है, रॉजर स्पेल्डिंग जो आपको पीछे मैंने कैरेक्टर में बताया जो टीवी कमेंटेटर है, रॉजर स्पेल्डिंग का जो हाउस है मैरीलैंड में, ये उसके हाउस के पार जाके गायब हो जाता है। डिजॉल्व, डिजॉल्व मीन है डिसअपियर हो जाता है। अब देखें एक तारा दिखाई दिया आसमान पे, एक तारा जो कि हमारे ऊपर से होता हुआ रॉजर स्पेल्डिंग के घर की तरफ जाके गायब हो जाता है कि उनकी जो उस तारे की डायरेक्शन जो होती है वो रॉजर स्पेल्डिंग के घर की तरफ होती है, ठीक है। अब ये उन्होंने बताया कि एक टूटा हुआ तारा नज़र आता है शुरू में। फिर उसके बाद जो टाइम है सुपर इम्पोज कार्ड में जो टाइम है, अब द टाइम द डे आफ्टर टुमारो परसों का दिन है। अब परसों का दिन है जो आज प्ले में दिखाया गया, परसों का दिन है। अब जो इस रूम की सेटिंग है जिसमें ये सारा प्ले फिल्म आया गया, उस रूम की सेटिंग है,
इज कंफर्टेबली बैलेंस्ड बिटवीन द एक्सपेंसिव डेकोरेटेड एंड द होमली। अब जो रूम है इज कंफर्टेबली बैलेंस्ड, ये रूम जो है बड़ा आरामदा बैलेंस्ड इक्वल है बिटवीन द एक्सपेंसिव, बड़ा कॉस्टली, बड़ा प्रीशियस, बड़ा महंगी डेकोरेशन इसमें की गई है, महंगी इसमें सजावट की गई है, एंड द होमली, और वो सजावट भी होमली मतलब घर की तरह की, कि वो सजावट वो चीज़ें इसमें सजाई गई हैं जो किसी घर में आपको मिलेंगी। होमली से मुराद लाइक होम, वो सजी हुई चीज़ें हैं जिसमें आपको, जिसमें देखें अब गुलदान है, इसी तरह अलमारियाँ हैं, इसी तरह सोफ़े हैं वगैरह, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ डेकोरेट किया गया वो चीज़ें जो घर में पाई जाती हैं। रॉजर स्पेल्डिंग इज कंक्लूडिंग इस टीवी ब्रॉडकास्ट, आपको बताया टीवी कमेंटेटर एमसीक्यूज में पूछा जाता है ये वाला। हु वाज रॉजर ब्रॉडकास्ट, हु वाज रॉजर स्पेल्डिंग, रॉजर स्पेल्डिंग वाज अ टीवी कमेंटेटर या न्यूज़ कास्टर, जैसे करके ऑप्शन में आ सकता है। तो रॉजर स्पेल्डिंग जो है ये टीवी में नशरियात देता है, तो नशरियात इसकी अपने घर में ही टीवी नशरियात देता है, और इसके साथ जो मैकेनिक्स हैं, जो कैमरा मैन है वो होते हैं, फिर कैमरा मैन ये अपने घर में ही नशरियात दे के फिर कैमरा मैन क्लोज करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो आज भी ये टीवी पे जो चहमुगइयाँ हो रही हैं कि आसमान में टूटा हुआ तारा नज़र आया है, अब ये टूटा हुआ तारा कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कोई स्पेसशिप थी, ये कोई खलाई जहाज़ था जो ज़मीन की तरफ आया, ये कोई एलियन का जहाज़ था जो ज़मीन की तरफ आया। रॉजर स्पेल्डिंग अपने व्यू देगा इसके बारे में, जो क्या व्यू देगा वो सारी डिटेल इसके इस पैराग्राफ में आपको बता देंगे। तो रॉजर स्पेल्डिंग जो है ये कंक्लूड कर रहा है, एंड कर रहा है अपने टीवी की ब्रॉडकास्ट, जो टीवी की नशरियात है जो वो देते हैं उसको एंड कर रहा है। ही इज़ मिडल एजेड, इसको आपने याद रखना है। रॉजर स्पेल्डिंग आप याद रखें, जो बच्चे अच्छे बच्चे सुन रहे हैं ना, आपने हर करेक्टर का अपने नाम लिखना है, और जो जो बातें उस करेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा आपने उसको साथ लिखते रहना है, क्योंकि करेक्टर पे भी क्वेश्चन आता है। आप चाहे उस करेक्टर को एक एक वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हैं, एक एक वर्ड में भी। अब रॉजर स्पेल्डिंग, एक तो देखिए आप टीवी कमेंटेटर है, एक बात हमारे सामने आ गई। दूसरी बात मिडल एजेड है, उधेड़ उम्र का, जिस तरह 40 साल 42 साल 45 साल ये उधेड़ उम्र मिडल एजेड। इसी तरह अंक्चुअस कहते हैं फ्लैटरी, जो बड़ा खुशामदी होता है। अंक्चुअस फ्लैटरी, FLATTERY, फ्लैटरी जो खुशामदी करने वाला होता है, जो जो हमेशा दूसरों की तारीफ करने वाला होता है, जो खुशामद करने वाला होता है। अंक्चुअस है। रेजोनेंट, आवाज़ बड़ी इसकी रेजोनेंट, बड़ी पावरफुल है, बड़ी इकोइंग है। हिज वाइफ बोर्ड, अब उसकी बीवी जो है इंतहाई बोर करने वाली औरत है। एंड वेग, वेग मीन अपसेंट माइंडेड है। निट्स पैसिवली, निट्स जो वीव करती है, ये बुनती भी है पैसिवली, बड़ी उकताहट के साथ, बड़ी बेजारी के साथ बुनती है, कोई चीज़ बुनती भी है। वाइल ही टॉक्स एट हिज डेस्क, अब जब वो अपने डेस्क में बात कर रहा है, जब वो अपने डेस्क में बैठा टीवी की नशरियात कर रहा है, तब उसकी जो बीवी का बिहेवियर है वो कैसा है, बोर्ड, उकताई दिखाई दे रही है। वेग, वेग अपसेंट माइंड है, कि सोच बैठी रॉजर के सामने है लेकिन सोच कुछ हो रही है। निट्स पैसिवली, अब ये जो है वीव कर रही है, बुन रही है, कोई भी चीज़ बुन रही है, बड़ी बेजारगी के साथ बुन रही है, बेदिली के साथ बुन रही है उस चीज़ को। जब ये अपने डेस्क पे बैठा, जब ये टीवी की नशरियात दे रहा है, उस दौरान उसकी बीवी जो है बड़ी बेजार दिखाई दे रही है। टू टेक्नीशियंस जो कैमरा मैन है जो उसके साथ हेल्प करने के लिए आर ऑन हैंड मीन आर प्रेजेंट, दो टेक्नीशियन उसके पास है। देखिए आप सीन, रॉजर स्पेल्डिंग जो है ये टीवी नशरियात दे रहा है, उसकी बीवी बैठी उसका वेट करेगी उसकी टीवी नशरियात ख़त्म हो। अब उसकी बीवी बड़ी बेजार नज़र आ रही है। टेक्नीशियंस जो कैमरा मैन है वो रॉजर स्पेल्डिंग को हेल्प कर रही हैं। ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट जो सामान है उसको ऑपरेट कर रहे हैं। हिज डॉटर, इसके साथ साथ उसकी बेटी एलन जो है, अ लाइवली गर्ल ऑफ 20, इसकी एज को आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा पूछा गया। 20 साल की लड़की है। फिजट्स फ्रेट्स, कसमसाना होता है। अब ऐसे देखें कि जो उठने के लिए, जो जानने के लिए बेताब नज़र आ रही हो किसी जगह पे, अब ये कहते हैं फिजट्स फ्रेट्स है, FRETS, फ्रेट्स के साथ पेपर में रिपीट होता रहता है। फ्रेट्स एज शी लिसन, अब ये भी अपने बाप को सुन रही है, इसकी वाइफ भी अपने हस्बैंड को सुन रही है। अब जब ये अपने बाप को सुन रही है तो फिजट्स, ये कसमसा रही है, ये उठने के लिए बेताब हो रही है, ये भी शायद बोर हो रही है कि उसका बाप जो है टीवी की नशरियात को
जल्दी जल्दी ख़त्म करे। अब वो टीवी की नशरियात को ख़त्म ही कर रहा है। अब लास्ट में इसके ये अल्फाज है टीवी की नशरियात में, जो लास्ट में वर्ड्स कहता है कि इनटू द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बोलता है एंड सो, और इस तरह अकॉर्डिंग टू जनरल पार जो आपको बताया आर्मी का जो जनरल है, तो आपको बताया लोगों के दरमियान चहमगोइयाँ हो रही हैं, लोगों के दरमियान शकूक व शुबहात हैं कि आसमान में जो हमें तारा नज़र आया था वो बेसिकली एक तारा नहीं है, वो एक स्पेसशिप है। ये लोगों का ख्याल है कि जो किसी और दुनिया से हमारी ज़मीन पे आया है, जबकि जो रॉजर स्पेल्डिंग है लोगों के इस व्यू को वो क्लियर करना चाह रहा है। रॉजर स्पेल्डिंग के ख्याल में और जनरल पार्स के ख्याल में कि हमारी ज़मीन इस वक्त सबसे जो मोर एडवांस्ड है, हम लोग इस ज़मीन पे हैं, हमारी ज़मीन से अलावा कोई भी किसी जगह पे भी कोई हमसे ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो अगर स्पेस पे अगर खला में कोई जाता भी है तो सबसे पहले हम ज़मीन वाले जाएंगे, और ज़मीन वालों के अलावा कोई दूसरा बंदा वो वहाँ पे खला पे नहीं जा सकता। तो ये लोगों के दरमियान जो इनके ख्याल में लोगों के दरमियान जो गलतफहमी है कि ज़मीन से पे कोई स्पेसशिप आई है, तो कहता है ये गलतफहमी आप दूर कर लें। इसी बात को राजा स्पेल्डिंग टीवी की न्यूज़ कास्ट में टीवी की नशरियात में बता रहा है। कहता है कि एंड सो, और इस तरह अकॉर्डिंग टू जनरल पार के मुताबिक, जनरल पार्स को इसने शायद कॉल की है, इसने बताया, जनरल पार ने उसे बताया कि ज़मीन पे किसी किस्म की कोई स्पेसशिप नहीं आने वाली, क्योंकि सबसे एडवांस हम हैं और हम ही खला में जाएंगे, हमारे अलावा कोई नहीं जाएगा। अब कहता है कि राजा स्पेल्डिंग जनरल पार्स के अल्फाज लोगों को पहुंचा रहा है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू जनरल पार्स के मुताबिक हु शुड नो इफ़ एनीवन डज, हु शुड नो इफ़ एनीवन डज, कि सबको ये बात पता चलनी चाहिए। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच हैज़ गिवन राइज टू सो मच इरिस्पॉन्सिबल कंजेक्चर, कंजेक्चर कहते हैं गेस को, गॉसिप को, डिस्कशन को। कहता है कि इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, बड़ी अनसूटेबल गैर मुनासिब सी जो गपशप चल पड़ी है लोगों के दरमियान। अब कहता है वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वो आर्क जो हमने देखी थी, वो टूटा हुआ तारा जो हमने आसमान में देखा था, अब उस टूटे हुए तारे ने लोगों के दरमियान बड़ा चहमगोइयाँ शुरू कर दी हैं, उसने बड़ी डिस्कशन शुरू कर दी है, लोगों के दरमियान बड़ी बातचीत हो रही है। इज़ नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, मोर देन अ मीटियोर, मीटियोर कहते हैं कॉमेट को, COMET, जो शहाब साकब है, टूटा हुआ तारा। कहता है कि वो सिर्फ एक टूटा हुआ तारा था और कुछ भी नहीं है। आप अपने दिल में गलतफहमी ना बिठाएं, ये लोगों को कह रहा है। कहता है पासिंग थ्रू द अर्थ ऑर्बिट, बस एक टूटा हुआ तारा था जो कि अर्थ के ऑर्बिट से, जो कि हमारी ज़मीन के ऊपर से गुजरा, बस ये इतनी सी बात है। इट इज़ नॉट एज मैनी बिलीव अ सीक्रेट वेपन ऑफ दिस कंट्री, ऑफ हिज कंट्री, हमारे मुल्क का कोई भी सीक्रेट वेपन, वेपन कहते हैं हथियार, असला, ये हमारे मुल्क का कोई भी, हमारे मुल्क की तरफ से कोई भी ये कोई खुफिया हथियार नहीं है, कोई खुफिया मशीन नहीं है जो हमारे मुल्क की तरफ से हो। नॉर इट इज़ अ स्पेसशिप, ना ही कोई ये खलाई जहाज़ है। एज सर्टन, जैसे कि सर्टन ल्यूनेटिक एलिमेंट्स, ल्यूनेटिक जो मैड हो, जो फ्रेंजी हो, FRANZY, फ्रेंजी, और एलिमेंट्स पीपल के लिए कह रहा है, लोगों के लिए, कि जैसे हमारे जो पागल लोग हैं उनके ख्याल में हैव सुजेस्ट, उन्होंने तजवीज़ किया कि शायद ये कोई स्पेसशिप है। हमारे जो पागल लोग हैं वो कह रहे हैं कि शायद ये कोई स्पेसशिप था जो हमारी ज़मीन पे आया। जनरल पार्स हैज़ एश्योर्ड, जनरल पार्स जो आर्मी का जनरल है, इसने यकीन दिलाया मी डैट इट इज़ हाईली डाउटफुल, ये बड़ी रेयर चांसेस हैं, बहुत कम इसमें चांस हैं, देयर इज़ एनी form of life on other planets capable of building a spaceship, कि there is another life, there is of any form of life, कि वो कहता है किसी किस्म की कोई ज़िंदगी नहीं है उन अदर प्लैनेट्स, दूसरों सियारों में, सिर्फ ज़मीन एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें ज़िंदगी है, ज़मीन के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट में कोई ज़िंदगी नहीं है कैपेबल, और ऐसी ज़िंदगी जो कि इस काबल हो ऑफ बिल्डिंग अ स्पेसशिप जो कि खलाई जहाज़ बना ले। ज़िंदगी है तो ज़मीन पे है, ज़मीन के अलावा किसी जगह पे भी कोई ज़िंदगी नहीं है, कि वो ज़िंदगी जो कि स्पेसशिप भी बना ले। इफ़ एनी ट्रैवलिंग इज़ टू बी डन, अगर ट्रैवलिंग की जाती है, अगर सफ़र किया जाता है इन स्पेस, खला में अगर सफ़र किया जाए तो वी विल डू इट फर्स्ट, हम जो ज़मीन के लोग हैं, हमारे अलावा कोई भी इतना एडवांस नहीं है कि जो खला में जाएगा। अगर खला में जाता है तो सबसे पहले हम जाते हैं, हम जाएंगे। एंड दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, वो कहता है ये सारे अल्फाज जनरल पार्स के हैं, ये सारे अल्फाज जो इसने ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक बताए हैं,
ये सारे अल्फाज कि जो आसमान पे आपको नज़र आए ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टूटा हुआ तारा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई स्पेसशिप नहीं है, कोई एलियन नहीं है, कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं है। एंड विच वाइंड्स अप अनदर वीक ऑफ द न्यूज़। अब इसके साथ ही वो वाइंड करता है, एंड करता है अपने जो हफ्ते की जो न्यूज़ है उसको एंड करता है, उसको ख़त्म करता है। क्रॉसिस फिर अपना मुंह जो है वो फेरता है। क्रॉस मीन जो क्रॉस करता है, टू पोज टू शो विद वाइफ एंड डॉटर। अब ये अपना मुंह आपको बताया, उसकी बीवी और उसकी जो बच्ची है वो दोनों उसकी ब्रॉडकास्ट को सुन रही है। तो ये अपना मुंह जो है, अपना फेस जो है अपनी बीवी और अपनी बेटी की तरफ मोड़ता है उनको सुनाने के लिए। क्या? दिस इज राजर स्पेल्डिंग। बोल ये माइक्रोफोन पे रहा है, बोल ये आवाम के लिए रहा है, लेकिन सुना अपनी बेटी और अपनी बीवी को रहा है। कहता है कि दिस इज राजर स्पेल्डिंग सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका। ये मैं राजर स्पेल्डिंग हूँ और मैं जो फादर एंड मदर ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के माँ और बाप है, उनको मैं गुड नाइट कह रहा हूँ। फ्रॉम माई ओल्ड होम स्टेट, फ्रॉम माई ओल्ड होम, मैं अपने पुराने घर से, इन सिल्वर ग्लैन मैरीलैंड। ये आपने इसका घर का एड्रेस याद रखना है। मैरीलैंड अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर स्टेट है और इसी स्टेट के अंदर जो जगह है सिल्वर ग्लैन, ये उस जगह पे उसका घर है। एंड क्लोज टू द वार्म पल्स बीट ऑफ द नेशन। अब आपकी पल्स बीट, अब ये राजर स्पेल्डिंग अपनी बेटी और अपनी बीवी को दिखाने के लिए, उनको सुनाने के लिए कहता है वार्म पल्स बीट ऑफ द नेशन, कि मैं राजर स्पेल्डिंग जो आवाम के दिलों की धड़कन हूँ। अब ये उनको सुना रहा है कि आवाम मुझसे इतना प्यार करती है, आवाम मुझसे ब्रॉडकास्ट मेरी इतनी शौक की सुनती है। अब यहाँ पे कह के वो अपनी ब्रॉडकास्ट को एंड कर देता है। फिर उसके बाद टेक्नीशियन जो है, जो उसकी हेल्प के लिए लोग मौजूद थे, गुड शो टू नाइट, अब अपनी ब्रॉडकास्ट को वो ख़त्म कर देता है। गुड शो टू नाइट। तो वो टेक्नीशियन कहते हैं सर आज का जो शो था बड़ा अच्छा था मिस्टर स्पेल्डिंग। स्पेल्डिंग थैंक यू, आपका शुक्रिया। टेक्नीशियन यस सर, जी जनाब, यू वर राइट ऑन टाइम, आप बिल्कुल वक्त पे आपने इख्तिताम किया है। स्पेल्डिंग नॉड्स वेरीली, नॉड्स सर हिलाना आता है, नॉड्स वेरीली, वेरीली टायर्डली, एग्जॉस्टली, EXHAUSTLY, एग्जॉस्टली, थकावट से अपने सर को हिलाता है, हाँ में सारी लाता है। हिज मैकेनिकल स्माइल, उसकी जो आर्टिफिशियल स्माइल थी, जो उसने लोगों के लिए अपने चेहरे पे सजाई हुई थी, आर्टिफिशियल स्माइल एंड हर्टीनेस, और उसने जो फ्रेंडलीनेस, जो दोस्ताना माहौल बनाया हुआ था माइक्रोफोन पे, सडनली गॉड आवाम चली गई, उसकी मुस्कुराहट भी गायब हो गई, उसका जो फ्रेंडली मैनर था वो भी गायब हो गया। मिसिस स्पेल्डिंग वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस, बहुत अच्छे डियर, प्यारे, बहुत अच्छे, आपका शो बड़ा अच्छा था। मिसिस स्पेल्डिंग सबको हैप्पी करने वाली है। मिसिस स्पेल्डिंग का जो करेक्टर है ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक ऐसी आप वाइफ देखेंगे, उसने बताया तो पैसिव है, थोड़ी सी ये बेजार नज़र आती है, लेकिन आप इसके करेक्टर में हमेशा केयरफुलनेस देखोगे। ये एहतियात को पसंद करती है और ये किसी किस्म के डैमेज को नहीं ये चाहती। इसकी बाकी वजाहत आपको साथ साथ प्ले में हो जाएगी। टेक्नीशियन सी यू नेक्स्ट वीक, तो कहते हैं आपको अगले हफ्ते से मिलती है। मिसिस स्पेल्डिंग थैंक यू, बॉयज़ लड़कों आपका शुक्रिया। टेक्नीशियन को, टेक्नीशियन वहाँ से चले जाते हैं। अब मिसिस स्पेल्डिंग, मिस्टर स्पेल्डिंग और एलन जो है वो तीनों पीछे रह जाते हैं। स्पेल्डिंग अपनी फैमिली से मुखातब होता है, कहता है स्पेल्डिंग डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट। एलन अपनी बेटी से पूछ रहा है, एलन क्या आपने मेरी ब्रॉडकास्ट, मेरी जो नशरियात थी, आपने उसे लाइक करती हो, आप उसे पसंद किया आपने? ऑफ कोर्स यकीनन आई डिड डैडी, जी डैडी, जी अबू, मैंने उसको पसंद किया। देन व्हाट डिड आई से, तो मुझे बताओ मैंने क्या बात की थी? ओ डैट्स नॉट फेयर। अब वो कहती कि मैं दोबारा से आपकी सारी नशरियात को दोहराऊं? अब डैट्स नॉट फेयर, ये देखें अनफेयर है, ये कोई बात तो ना हुई कि मैं सारी नशरियात को दोबारा स्पेल्डिंग इट इज़ नॉट वेरी फ्लैटरिंग, इट इज़ नॉट वेरी फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग आपको बताया अंगचुअस है, अनहैप्पी, ये बड़ी नाराज़गी वाली बात है, बड़ी खुशामदी वाली बात है। व्हेन वंस ओन डॉटर विल नॉट लिसन टू व्हाट वंस से। अब वो कहता है अवाम तो मुझे सुनती है, बट ओन्स डॉटर, मेरी जो ओन डॉटर, मेरी जो अपनी बेटी है, विल नॉट लिसन, वो नहीं सुनती, व्हाट वन सेज, जो कुछ भी मैं कहता हूँ, मेरी अपनी बेटी उसे नहीं सुनती। व्हेन मिलियंस ऑफ पीपल, आगे डॉट डॉट मतलब उसकी बात कंटिन्यू थी, कहता है कि
मिलियंस लाखों लोग मेरी बात को सुनते हैं, लाखों लोग मुझे फॉलो करते हैं, लाखों लोग मुझे सुनते हैं, लेकिन मेरी अपनी बेटी मुझे नहीं सुनती। एलन आई ऑलवेज लिसन, मैं हमेशा सुनती हूँ। डैडी यू नो डैट, आपको पता है। आपके सामने था इसकी बेटी और इसकी बीवी सामने बैठ के इसकी नशरियात को सुन भी रहे थे। मिसिस स्पेल्डिंग, वी लव योर ब्रॉडकास्ट। मिसिस स्पेल्डिंग भी आपको बताया सबको खुश करने वाली है। ये इसका मिजाज बड़ा ज़बरदस्त किस्म के ये करेक्टर है, ये सबको खुश करने वाली है, डैमेज लेस होगी और केयरफुल भी है, और हर किसी को ये खुशामद करने वाली है, हर किसी को खुशामदीद करने वाली है। तो मिसिस स्पेल्डिंग कहती है वी लव ब्रॉडकास्ट, हम आपकी नशरियात बड़े पसंद करते हैं। आई डोंट नो वट वी वुड डू विदाउट दैम, अगर आपकी नशरियात ना रही, अगर आपकी एजाब ना रही, तो व्हाट वी वुड डू, हम क्या करेंगे इसके बगैर। स्टार्व, हंगर, भूखी है फिर। अगर क्योंकि नशरियात उनका सिर्फ ये अकेला उनका ज़रिया था, जो माशियात का, उनकी जो जॉब का अकेला ज़रिया था ये टीवी ब्रॉडकास्ट। कहता है अगर आपकी मेरी जो टीवी ब्रॉडकास्ट नहीं तो स्टार, फैमाइन है, हंगर है, फिर भूख ही होगी। एलन आई वॉन्डर व्हाट इज़ कीपिंग जॉन। अब जिस तरह करेक्टर जो है मिसिस स्पेल्डिंग का है, वही करेक्टर एलन का भी है, लेकिन एलन जो है थोड़ी सी रियलिस्टिक है, मिसिस स्पेल्डिंग जो है इमेजिनरी है थोड़ी सी, ये ख्यालों में ज़्यादा रहती है, ये सबको खुश करने वाली है। लेकिन जो एलन है ये रियलिस्ट है, ये थोड़ी सी रैशनल है, ये थोड़ी सी अक्ल के लिहाज से ये एक पढ़ी लिखी है, जो हर बात को अक्ल के साथ करती है, हर बात को ये दलील के साथ करेगी, जबकि मिसिस स्पेल्डिंग का ये हिसाब नहीं है। अब एलन जो आपको बताया पढ़ी लिखी भी है, तो ये केयरफुल भी है, लविंग भी है, और हम देखते हैं कि ये अपने फियांसे है जॉन के बारे में बड़ी फिक्रमंद रहती है। हालांकि इनकी शादी नहीं हुई, लेकिन शादी से पहले ही अपने मंगेतर के बारे में बड़ी केयरफुल है, अपनी मंगेतर का बड़ा ध्यान रखने वाली है। और इसके मंगेतर के बारे में आपको बताऊं, मिसिस स्पेल्डिंग तो सब कोई पसंद करती है, लेकिन जो मिस्टर स्पेल्डिंग है उसे जॉन पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि जॉन इसके ख्याल में, मिस्टर स्पेल्डिंग के ख्याल में, जॉन जो है ये एक गरीब लड़का है, जबकि मेरी बेटी जो डिज़र्व करती है, ये किसी हाई रैंक पर्सन के लिए ये मेरी बेटी होनी चाहिए, वो जो हाई स्टेटस हो सोसाइटी में, जिसके पास अच्छी दौलत हो, जिसके पास अच्छा रुतबा हो, जिसके पास अच्छा रैंक हो, मेरी बेटी उस तरफ जानी चाहिए। जबकि एलन चाहती है कि जॉन जो है ये एक फार्मिंग करता है, ये खेती बाड़ी करता है, ये वालनट उगाता है, ये अखरोट उगाता है, तो इसलिए वो एक हार्ड वर्किंग है। जहाँ एलन कहती है कि मुझे वो पसंद है, जो वो काम करता है मुझे उस काम में कोई इतराज़ नहीं है, जबकि रॉजर स्पेल्डिंग को इसका ये काम पसंद नहीं है। वो रॉजर स्पेल्डिंग के ख्याल में एलन की शादी किसी ऊंचे घराने वाले से होनी चाहिए, जिसके पास लाइफ की सारी आसाइशें हों, जिसमें ज़िंदगी गुजारने की सारी आसाइशें हों। हर एक वालिद जो, हर एक वालिदैन जो अपनी बेटी के लिए यही चाहते हैं, जबकि एलन अपने बाप के अगेंस्ट, वो कहती है कि मुझे जॉन में इंटरेस्ट है, जॉन बेशक थोड़ा कमाता है लेकिन मैं उसके साथ फिर भी गुजारा कर लूँगी। तो इसलिए जो रॉजर स्पेल्डिंग है वो जॉन को पसंद नहीं करता। अब इन दोनों की इस बात पे हमेशा लड़ाई भी रहती है। तो एलन जो है अब अपने जो बॉय है, अपना जो मंगेतर है, उसके बारे में वो फिक्रमंद हो रही है। व्हाट इज़ कीपिंग जॉन, व्हाट इज़ कीपिंग जॉन बिजी, कि ना जाने जॉन जो है वो कहाँ पे बिजी होगा। सर्टेनली नॉट वर्क, वही निकम्मा पड़ा होगा किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी जगह पे वेलियां मार रहा होगा। एलन, ओ डैडी स्टॉप इट, डैडी स्टॉप इट, रुक जाए, मेहरबानी करें। जॉन वर्क्स, जॉन काम करता है वेरी हार्ड, बड़ी मेहनत से काम करता है, एंड यू नो इट, और आपको पता भी है। आपको बताया फार्मिंग है, फार्मिंग है ही वर्किंग हार्ड है, ये मेहनत मांगती है। स्पेल्डिंग, मिसिस स्पेल्डिंग, यस ही इज़ अ परफेक्ट नाइस बॉय। सबके लिए इसके लिए तारीफ़ें ही होंगी, सबके लिए खुशामद होगी, और कहते कि यस परफेक्ट बॉय, राजर आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है। स्पेल्डिंग, आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है। ही हैज़ वेरी विचू, ही हैज़ एवरी विचू, ही हैज़ एवरी विचू। विचू मीन वैसे तो नेकी होती है, यहाँ पे ही हैज़ एवरी विचू मीन ही हैज़ एवरी क्वालिटी। हाँ हाँ मुझे पता है, जॉन के अंदर हर किस्म की क्वालिटी है, एक्सेप्ट सिवाय द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, सिर्फ एक क्वालिटी उसके अंदर नहीं है, सारी क्वालिटी उसके अंदर है, सारी खूबियाँ, सिर्फ एक खूबी नहीं है। ही हैज़ नो गेट अप एंड गो, ही हैज़ नो एनर्जी टू गो फॉर अ वर्क, ही हैज़ नो पावर, ही हैज़ नो विगर, ही हैज़ नो स्ट्रेंथ, नहीं है
तो उसके अंदर ताकत नहीं है तो उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसके अंदर जो किसी काम में करने की जुस्तजू नहीं है, बस उसने एक काम पकड़ा था उसी काम को लगा रहता है वो। अब कहता है इसलिए उसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो एलन प्रिसाइजली, प्रिसाइज कहते हैं एक्यूरेट करना, तशरीह करना, जो किसी बात को एक्सप्लेन करना। एलन कहती है ही डज नॉट वांट टू गेट अप। अब अपनी बाप को हमेशा करेक्ट करती रहेगी, अपनी बाप की हमेशा तस्हीह करती रहेगी। जब उसका बाप किसी जगह पे गलत बोलता है तो ये उसको रेक्टिफाई करती है, ये उसको ठीक करती है कि अब ऐसे नहीं ऐसे। जैसे कि अब वो कहता है कि ही हैज़ नो गेट अप एंड गो, लास्ट लाइन में देखें यहाँ पे ही हैज़ नो गेट अप एंड गो, जैसे उसने कहा कि उसका कोई गेट अप एंड गो नहीं है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो एलन कहती है करेक्ट करके उसे एक्यूरेट करती है, उसे रेक्टिफाई करती है। ही डज नॉट वांट टू गो, वो कहीं नहीं जाना चाहता। ही डज नॉट वांट टू गेट अप, वो कहीं उठना भी नहीं चाहता। एंड इज नॉट वांट टू गो, वो जाना भी नहीं चाहता। जैसे कहीं गेट अप एंड गो, गेट अप एंड गो का मतलब है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, उसके अंदर पावर नहीं है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है कोई नया काम करके दिखाने की। तो कहता है एलन उससे कहती है अपने बाप को ही डज नॉट वांट टू गेट अप, वो उठना भी नहीं चाहता, डज नॉट वांट टू गो, और वो कहीं जाना भी नहीं चाहता। बिकॉज क्योंकि ही इज ऑलरेडी, वो पहले से ही वेयर ही वांट्स टू बी, जहाँ पे उसे होना चाहिए, जहाँ पे ही वांट्स टू बी, जहाँ पे वो चाहता है। ऑन हिज ओन फार्म, उसका अपना फार्म है, विच इज एग्जैक्टली, और ये वही जगह है वेयर आई एम गोइंग टू बी, मैं भी वहीं पे जाऊंगी। व्हेन वी वर मैरिड, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं भी उसी जगह पे जाऊंगी। तो अपनी जगह पे जहाँ पे है वो बिल्कुल ठीक जगह पे है और वही करना भी चाहता है। स्पेंडिंग मोर थैंकलेस देन अ सर्पेंट्स टूथ इज एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। अब मोर थैंकलेस, थैंकलेस ना शुक्रा होता है, हालांकि ये लाइन उसने गलत लिखी है। अब फिर उसकी बेटी उसको रेक्टिफाई करेगी, फिर इसकी बेटी इसको ठीक करेगी। अब वो ऐसे नहीं, ऐसे ही लाइन है। अब इस तरह मोर थैंकलेस के बजाय मोर डेडली वर्ड आता है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन शेक्सपियर की लाइन है। शेक्सपियर अपने प्ले में वो उसने लाइन यूज़ की है। तो कहता है कि अब शेक्सपियर की जो लाइन है, उसकी जो कोट है, वो इसको साथ शामिल कर रहा है कि मोर थैंकलेस दाई ना शुक्रा देन अ सरपेंट टूथ। सरपेंट कहते हैं स्नेक को, जो सांप है। टूथ कहते हैं दांत को। टूथ जब अकेला दांत हो तो टूथ होता है, लेकिन जब सारे दांत मुराद हो तो टीथ होता है। अब कहता है सांप के दांत से भी ज़्यादा जो डेडली हो, सांप के दांत से भी ज़्यादा जो खतरनाक है, इज एन अनग्रेटफुल चाइल्ड, अनथैंकफुल चाइल्ड, जो ना शुक्रा बच्चा, सांप के जो एहसान नहीं मानता, वो जिस पे एहसान किया जाए लेकिन बाद में वो एहसान को फरामोश कर दे, एहसान को भूल जाए, वो कहता है वो बच्चा सांप के दांत से भी ज़्यादा जहरीला बच्चा है। कौन सा बच्चा? कि जो एहसान को याद ना रखे, एहसान को फरामोश कर दे, एहसान को भूल जाए। अब ये बात उसने जॉन के लिए कही है कि ये एक नाशुक्रा बच्चा, ये एक ऐसा बच्चा है जो एहसान फरामोश बच्चा है। अब इस लाइन को एलन कहती है आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, इट इज़ अ राइट कोटेशन। जो आपने लाइन बोली है ये ठीक है। इट इज़ मोर डेडली, आपने मोर थैंकलेस बोला है, जबकि ये मोर डेडली है। अब फिर आपको बताया बात बात पे अपने बाप को रेक्टिफाई करती है, बात बात पे अपने बाप को ये तस्हीह कर रही है उसकी, ये इसको ठीक कर रही है। तो स्पेलिंग वट एवर, चाहे कुछ भी, द एग्जैक्टली कोटेशन, चाहे कोट्स कुछ भी था, आई स्टैंड बाय द सेंटीमेंट, आई स्टैंड बाय द फीलिंग्स, बस मेरी बात समझो, मेरे इमोशन समझो, मैंने बोला क्या है, बस उन अल्फाज पे गौर करो कि वो एहसान फरामोश है तो वो एहसान फरामोश है, ये मेरे सेंटीमेंट्स थे, ये मेरी फीलिंग्स थी। प्लीज़ डोंट क्वाल। अब दरमियान में मिसिस पेल्डिंग जो है बोल पड़ती है, मिसिस पेल्डिंग से बर्दाश्त नहीं हो सकती, प्लीज़ डोंट क्वाल, मेहरबानी करके चुप हो जाए, झगड़े मत। इट इज़ ऑलवेज गिव्स मी अ हेडेक, आपका झगड़ा हमेशा मुझे हेडेक देता है, हमेशा मुझे सर दर्द देता है। आई नेवर क्वाल, स्पेल्डिंग कहता है मैं तो नहीं झगड़ रहा, आई मेयरली रीज़न, मैं सिर्फ इसे एक वजह बता रहा हूँ, इन माई सिंपल वे, बिल्कुल सादा सी वजह बता रहा हूँ, विद मिस नो इट ऑल। ये जो जीनियस है ना, ये जो कहती है मिस नो इट ऑल, मुझे सारा कुछ है, ये जो आलमा फाजला बनी हुई है, मैं इसको सिर्फ एक वजह बता रहा हूँ कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं जॉन के बारे में क्या ख्यालात रखता हूँ।
एलन ओ डैडी। नेक्स्ट यू विल टेल मी, फिर आप मुझे कहेंगे आई शुड मैरी फॉर मनी, फिर आप मुझे कहेंगे कि मुझे रकम के लिए शादी करनी चाहिए, मुझे किसी ऐसे से शादी करनी चाहिए जो एक वेल्दी हो, जो कि पैसा रखता हो, कि मुझे पैसा दे के शादी कर लेनी चाहिए। स्पेल्डिंग कहता है देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मैरिंग अ वेल्दी मैन, तो किसी वेल्दी मैन से, किसी दौलतमंद से शादी करना कोई बुरी बात तो नहीं है। द हॉरर ऑफ इट, द हॉरर ऑफ इट हैज़ ऑलवेज इल्यूडेड मी। हॉरर मीन जो मुझे फियर है, जो मुझे डर है। इल्यूडेड कहते हैं, इल्यूड मीन अवॉइड करना, बचना। तो मुझे इस बात का डर है जिस बात से मैं हमेशा बचता हूँ। होएवर माई ओनली विश, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इस बात से कि जॉन के साथ मैं तुम्हारी शादी कराने से डरता हूँ, मैं इससे बचता हूँ, क्योंकि उसके ख्याल में जॉन इसे सही खाना नहीं दे सकेगा, इसका ख्याल नहीं रख सकेगा, और मेरी बेटी जो डिज़र्व करती है, जो उसको सब कुछ मिलना चाहिए, जॉन के पास उसे वो सब कुछ नहीं मिलेगा। अब इस बात से वो डर रहा है, तो कहता है माई ओन विश, मेरी खुद की ख्वाहिश ये है, इज़ दैट यू मैरी समवन, कि आपकी शादी किसी ऐसे से हो हार्ड वर्किंग, जो कि मेहनती भी हो, एम्बिशियस, एम्बिशियस फुल ऑफ विशेस, जो फुल ऑफ विशेस होता है कि जो एक के बाद दूसरी एक चीज़ हासिल कर ली, फिर कहता है नहीं इससे आगे वाली चीज़ को हासिल करूँ, फिर उससे आगे वाली चीज़ को, फिर उससे आगे वाली चीज़ को, ये एम्बिशियस होता है। अब ऐसा शख्स हो जो मेहनती भी हो, एम्बिशियस हो, अ मैन एक ऐसा शख्स हु विल मेक हिज मार्क, हु विल मेक हिज स्टेटस, हु विल गो फॉर द लाइफ। अब जिसके पास स्टेटस हो, जिसके पास रैंक हो, इस शख्स के साथ इन द वर्ल्ड, दुनिया में इस शख्स के साथ तुम्हारी शादी हो। नॉट अ बॉय, ऐसे लड़के से मैं नहीं चाहता हु प्लान्स टू सिट ऑन अ फार्म, जो सारी जिंदगी बस एक फार्म में रहेगा, ऑल हिज लाइफ, अपनी सारी जिंदगी ग्रोइंग पीनट्स, पीनट्स और जाके मूंगफलियाँ उगाता रहेगा। कहता है इंग्लिश वॉलनट्स। अब फिर उसको रेक्टिफाई करती है, फिर ठीक करती है, कहता है जी बाबा वो इंग्लिश वॉलनट्स, वो अंग्रेजी अखरोट उगाता है, पीनट नहीं उगाता। विल यू स्टॉप करेक्टिंग मी। अब शुरू से देखे आप उसे करेक्ट करती आ रही है। कहता है कि मेहरबानी करके मुझे करेक्ट करना, मुझे ठीक करना बंद करोगी। एलन बट डैडी जॉन ग्रोज वॉलनट, आपको रियलिस्ट है, ये रैशनल है, जो बात करती है दलील के साथ करती है। अब कहता है कि क्या तुम मुझे ठीक करना बंद करोगी, कहती है लेकिन जॉन ग्रोज वॉलनट, लेकिन डैडी जॉन जो है वो वॉलनट अखरोट उगाता है, पीनट नहीं उगाता। जॉन एंटर्स ब्रेथली, जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, जॉन वहां से भागता भागता आता है। जॉन को एंड ब्रेथलेसली, उसका सांस चढ़ा हुआ है, इसका मतलब है किसी दूसरी जगह से वो भागता भागता आया, कोई इमरजेंसी न्यूज़ लेके आया है। तो क्या इमरजेंसी न्यूज़ लेके आया, कहता है कि जॉन कम आउट, जॉन आके सबको कहता है कम आउट, बाहर आए, क्विक, जल्दी से, इट इज़ कमिंग दिस वे, वो चीज़ यहीं पे आ रही है। जिस चीज़ को देख के ये दौड़ता दौड़ता इनको इन्फॉर्म करने आया, इसका सांस चढ़ा हुआ है, कहता है वो चीज़ इन दिस वे, इसी जगह पे आ रही है, इट इज़ गोइंग टू लैंड राइट हेयर, वो चीज़ जो भी है लैंड राइट हेयर, बिल्कुल हमारी जगह पे वो लैंड करने वाली है, बिल्कुल इसी जगह पे वो लैंड करने वाली है। व्हाट्स गोइंग टू लैंड कौन लैंड करने लगा है, कौन हमारी ज़मीन पे उतरने लगा है, द स्पेसशिप। लुक, देखो, देखो एक स्पेसशिप जो है, एक खलाई जहाज जो है, ये हमारी ज़मीन पे उतरने वाला है। तो यहाँ तक मैं आपको पार्ट 1 करवाऊँगा। प्ले लेंथी है, लेंथी होने की वजह से इंशाल्लाह ताला आपको मैं इसे पार्ट्स में करवाऊँगा, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो पार्ट थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था, लेकिन आपको एक बिगिनिंग दे दी है मैंने, आपको एक स्टार्टिंग दे दी है। बाकी इंशाल्लाह ताला यहाँ से स्पेसशिप की डिस्क्रिप्शन कौन आता है, इसके साथ हुलिया कैसा है, और क्या कुछ उसकी बातें होती हैं वगैरह वगैरह, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक जो आपको बताया आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात नेक्स्ट पार्ट में होगी। ये दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।